देखिए, बात करेंगे टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है? टेले माने दूर की वस्तुएं, जो दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है उसको हम टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है। ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। इसका आविष्कार गैलीलियो साहब ने किया था मजबूरी में। मैंने बताया भी था आपको, गैलीलियो की आदत थी ज़बरदस्ती के नियम बताने, और उस समय के लोगों की आदत थी जो हम कहें वही सही। ठीक है, मतलब ये उसमें यही स्थिति थी। जैसे मम्मी, हमने कहा ना, मौसी को बता रहे हूँ कि ये साड़ी 5,000 की हम लेके आए, और आप गैलीलियो की तरह वहाँ घुस जाइए और कह दो मौसी ये 75 रुपए की पूनम साड़ी सेल से लेके आई मम्मी। बस वही स्थिति समझ लीजिएगा। उसमें मम्मी की जो स्थिति आपके लिए होगी वही गैलीलियो के साथ होता था। ठीक, वो पादरी लोग कहते थे ये सही और ये कहते थे नहीं ये सही। तो गैलीलियो का कहना था कि भाई जैसे हमारे अपना सैटेलाइट है, वैसे ही जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके अपने अपने सैटेलाइट होते हैं। और फिर इसके पहले आप जानते हो कि अर्थ घूमती है, ये सब बता ही चुके थे। ठीक है, तो ऑलरेडी पादरी लोग यहाँ तक तो डूबे हुए थे उनके कहने में। बोले अब तो अति हो गई, ससुराल जो दिख रहा था उसमें उल्टा बता रहा है। सूर्य सुबह इधर निकलता, दोपहर में यहाँ, शाम को इधर होता है। घूम कौन रहा है? सूर्य। और कह क्या रहा है गैलीलियो कि पृथ्वी घूमती है। चलो मान लेते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। अब कहता है कि सैटेलाइट भी अपने अपने होते हैं और दिखते भी नहीं। तो उनको नज़रमंद घर में कर दिया गया था। तो उन्होंने जितने भी, जो भी कांच वाँच के बर्तन वर्तन उनके घर में होंगे, जो भी होगा, उसको काट पीट करके टेलीस्कोप बनाया। पादरियों को बुलाया, बोले भैया देखो ये टेलीस्कोप है, ये देखो दिख रहे हैं सब प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट। तो उन्होंने कहा हाँ दिख रहे हैं, लेकिन नहीं दिख रहे हैं मतलब नहीं दिख रहे हैं, और इसको पैक करके रख दो। बाहर निकाला तो तुम्हारी खैर नहीं, वो वहीं पर पैक हो गया। अभी कुछ साल पहले वेटिकन सिटी ने गैलीलियो को एक अवार्ड दिया है, द मैन ऑफ फेथ। तो ये गैलीलियन टेलीस्कोप भी है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को गैलीलियन टेलीस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, अब कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है? देखो, पहली बात तो हमको दूर की वस्तुएं देखनी है, तो पहली बात दिखी जाए, बहुत बड़ी बात है। पहले तो मुश्किल हमारी क्या है कि वो दिखती नहीं है, तो हम उसको इनलार्ज करना तो बाद में सोचेंगे, पहले दिख जाए हम चाहते हैं। तो हमें दूर की वस्तुएं देखने के लिए दूर से बहुत सारी लाइट आनी चाहिए। तो उसके लिए जो लेंस हम ऑब्जेक्ट की तरफ करेंगे वो बड़े एपर्चर का होगा। ठीक है, तो एक बड़े एपर्चर का और बड़ी फोकल लेंथ का हम एक लेंस लेते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि डायग्राम बढ़िया बना देना, नहीं गंदा बनाते ना, हम करें क्या। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रॉब्लम ये है कि दूर से हम जानबूझ के इसका वो मिला नहीं रहे, क्योंकि टेढ़ी लाइन हो जानी हम जानते हैं। अच्छा, मिला देते हैं, डॉटेड नहीं मिलाएंगे मतलब तब तो टेढ़ी हो जाएगी। देखिए, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको ले लो O1। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे। ये ज़रूरी तो नहीं है कि भाई लाइट इन्फिनिटी से आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी आ सकती है। अब हम लाइट गिराएं कैसे? अब ज़रा ध्यान से एक चीज़ समझ लीजिएगा। अगर किसी भी लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। लेकिन फोकस पे जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज बनेगी। ये लफड़ा है, नहीं समझे? अगर हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट डालें, जो क्या आती होगी भाई, अगर सन से लाइट आ रही है लेंस पे, तो क्या तुम कहोगे ओ पैरेलल वाली आना और मत आना? लाइट तो सब आ रही होंगी ना, उनमें से आप कौन सी लेंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। लेकिन वो इमेज कैसा बनेगा? पॉइंट साइज बनेगा। तो हम ये वाली तो फिलहाल लाइट कंसीडर करेंगे नहीं। दूसरा और केस होता है, शायद वो केस हमने नहीं बताया हो, शायद भूल गए हो। दूसरा केस ये होता है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये फोकस है। एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से होकर जाता हो, उसको फोकल प्लेन कहते हैं ना। ये क्या कैसा प्लेन है? फोकल प्लेन है, मालूम है ना। अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रही है, लेकिन आपस में पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, तो वो भी रिफ्रैक्शन होकर कहाँ मिलेंगी? फोकल प्लेन पे कहीं मिलेंगी। कहीं फोकल प्लेन पे जा करके यहाँ मिलेंगी, एक ही जगह मिलेंगी, एक फोकल प्लेन पे मिलेगी। तो यहाँ भी इमेज बन जाएगी, लेकिन उसकी थोड़ी सी साइज होगी। ठीक है, तो हम कौन सी लाइट रे लेके आवें, ये वाली या ये वाली? हमको ये लाइट लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये वाली लाइट लेकर के आ रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, तो ये इस प्रकार से लाइट रे यहाँ गिर रही है। लेकिन ये लाइट कैसी होनी चाहिए? आपस में पैरेलल होनी चाहिए। एक लाइट ऐसे दिखा दो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑप्टिकल सेंटर से भी एक पास करा दूँ, ये पैरेलल होंगी, है ना। ये सब पैरेलल लाइट्स आ रही हैं। ठीक है, ये कहाँ पे जाके मिलेंगे? ज़बरदस्ती मिला दो यहाँ पर। ये फोकल प्लेन है,
यहीं पे कहीं मिला दो, ये यहाँ पर जा कर के मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो भी ऑब्जेक्ट रहा होगा वो कहाँ पे हमको नहीं मालूम, वो मालूम होता तो ऐसे ना देख लेते हम। और ये यहाँ पर इमेज बन गई A डैश B डैश, ठीक है। अब इसका फाइनल इमेज बनाना है। फाइनल इमेज के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इमेज कहाँ बनाएं, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इमेज बनाने का कारण क्या होता है, इन्फिनिटी पे इमेज बहुत बड़ी साइज़ की नहीं बनती है, लेकिन इन्फिनिटी से लाइट जो हमारी आँख पे आती है वो पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो रेटिना को में जो फोकस करने में दिक्कत हमारे लेंस को नहीं होती, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नज़दीक रखा हुआ है तो होता क्या है कि लेंस के नज़दीक, लेंस मतलब कौन सा लेंस, अपनी आँख का लेंस। अब आँख के लेंस के नज़दीक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट रे को कहाँ पे फोकस करना है, रेटिना पे। तो हमारी जो मसल्स होती, क्या सिलेरी मसल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंस जिस मसल्स में दबा होता है वो मसल्स क्या करती हैं, वो मसल्स चाहती हैं इमेज कहाँ बने, रेटिना पे। तो वो लेंस को दबाती हैं। दबाने से क्या होता है, लेंस थोड़ा फूल जाता है, लेंस बड़ा हो जाता है, तो फोकस पे जाकर के इमेज बन जाती है, ठीक है। तो लगातार वो लेंस को दबाता रहता है ना, इसीलिए हमें थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस होता है, ठीक है। और वैसे भी पढ़ने लिखने में स्ट्रेस महसूस होता है। भाई भगवान ने नेचर क्या बनाया, आपको खाना अपने आप खाना है, पाखाना अपने आप जाना है, प्यास अपने आप लगेगी, पढ़ना अपने आप लगता है, नहीं लगता, लगता है। 2 दिन खाना ना खाओ हालत ख़राब हो जाएगी, पानी ना पियो पीना पड़ेगा, ना जाओ जाना पड़ेगा, और ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती ना। हाँ हमें होती है, अगर हम लगातार पढ़ाए ना, पेट खराब हो जाता है। वो एक्चुअली पता नहीं क्या एक आदत बनी हुई है। अब सुनिए ध्यान से, तो कुल मिलाकर के नज़दीक हम रखने से इसी वजह से सर दर्द या जो वो होता है, हम बहुत देर तक उस ऑब्जेक्ट को नहीं दे सकते। खैर, तो ये इमेज बन गया। अब हम क्या क्या चाहते हैं कि इसकी फाइनल इमेज 2 पोजीशन पे बनाएंगे, एक इन्फिनिटी पे और एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हम पहले लीस्ट डिस्टेंस पे बनाते हैं। अच्छा, ये कहाँ इमेज बन रही होगी, फोकस से बन रही होगी ना, इमेज तो फोकल प्लेन पे ही बनती है। तो अगर हम फाइनल इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, दूसरा एक लेंस लेना पड़ेगा। ये लेंस केवल हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि ऑब्जेक्ट दिख जाए हमको, केवल ज़्यादा एक्चुअली में ऑब्जेक्ट को बड़ा बना दिया है ना, तो मजबूरी में है ये लेंस थोड़ा सा हमको बड़ा ही बनाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा ना बनाइएगा, इमेज को थोड़ा और बड़ा कर दो। अब मजबूरी ये है कि कहीं इसकी साइज़ का ना आ जाए, ऑब्जेक्टिव थोड़ा और बड़ा बना लीजिएगा ना। हमने जानबूझ के बड़ा इसलिए नहीं बनाया कि क्यों गंदा बन जाता ना। अभी ये छोटा है ना, हाँ अभी छोटा है। ये आपका आई पीस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये क्या है, आई पीस है, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है O2। अब बताइए, ये अगर आप फाइनल इमेज कौन बनाएगा, आई पीस। अगर आपको फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, नहीं समझे। तो एक लाइट रे ऐसे जाएगी, कहाँ से जाएगी, ये फोकस से, किसके फोकस से, आई पीस के, और दूसरी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पीछे बढ़ाने पर ये कहीं भी मिल जाए, पीछे बढ़ाने पर यहाँ कहीं फाइनल इमेज आपको मिलेगा, A डबल डैश B डबल डैश, और ये हमने मिला दिया। अब ये कंफ्यूज ना होना कि कहीं पर यहाँ बनी हो यहाँ बनी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कहाँ बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। समझ में आ गई बात, ये अल्फा एंगल है। अब फाइनल इमेज के टॉप जो है, टिप को जब यहाँ से मिलाएंगे तो ये एंगल क्या होगा, बीटा होगा ना। तो डायग्राम समझ में आ गया। L1 is the primary objective lens, L2 is the eyepiece, L1 the aperture of L1 is large, इसका जो द्वारक है वो बड़ा है, और यहाँ से पैरेलल यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना कहिए, पैरेलल लाइट गिरती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से कितना एंगल बनाती हुई, अल्फा एंगल बनाती हुई गिरती है, ठीक है, जानबूझ के बनाया हमने। जो कि इस जो भी आपकी इमेज यहाँ रखी, जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज कहाँ बनाती है, फोकल प्लेन पे बनाती है, ठीक है। और वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, और आई पीस उसका फाइनल इमेज यहाँ हम कहीं बैठे होंगे, आँख बनानी आती है, हमें बनानी नहीं आती है, ऐसे बनाते हो, ठीक है, या वो राक्षस वाली आँखें हैं बड़ी बड़ी,
कुछ लोग बना लेते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं, हम नहीं बना पाते। डायग्राम समझ में आ गया? इस डायग्राम को फटाफट बना लीजिएगा। फिर मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। जरा मैग्नीफाइंग पावर को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि हम किस ट्रायंगल को लेंगे और मजबूरी हमारी क्या है। सावधान। अच्छा, ये FO है ना, और ये कौन सी दूरी है? ये UE है। और ये दूरी कितनी है? यहाँ से FO है ना। ये यहाँ ऊपर से बनाइएगा, वो गंदा है ना, उसलिए बना ले रहे हैं। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है? M बराबर एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज ये है ना, इसने कितना एंगल बनाया है यहाँ पर? बीटा अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट सीन बाय अनएडेड आई, बिना किसी लेंस की मदद से देखने पर, ठीक है। अब बीटा निकालें कैसे? सावधान। बीटा निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? tan बीटा का। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे? आप जरा सुन जाइए, रुक जाइए। देखो, बीटा निकालने के लिए दो ट्रायंगल हमारे पास हैं। एक तो ट्रायंगल आपको O2FO या O2A'B' दिख रहा है, ठीक है, और एक ट्रायंगल O2A''B' दिख रहा है। कौन सा लें हम? अब देखिए, देखने से तो लग रहा है कि ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम। नहीं, क्यों? बोले ऐसा करेंगे कि दोनों में से एक लेंगे, फिर धीरे से किताब में इसे देखेंगे टेढ़ा टेढ़ा। और जो वहाँ किताब, सुनिए ध्यान से, अगर मैं बड़ा ट्रायंगल लेता हूँ ना, तो अल्फा निकालने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को यही रखना पड़ेगा। यही तो नियम होता है ना। और ऑब्जेक्ट यहाँ रख नहीं सकते, तो हम ये ट्रायंगल नहीं लेंगे। हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे? O2A''B', क्योंकि अल्फा निकालने के लिए इसी का इस्तेमाल मुझे करना है। अभी कैसे करना हो बात की बात है। तो यानी कि क्या ट्रायंगल लेंगे? A''B' अपान O2A'। समझ में ही बात नहीं आई क्यों ले रहे हैं ये? पर समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा। अब अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा निकालने के लिए हमको ये इंस्ट्रूमेंट हटाना पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा ऑब्जेक्ट आपको? अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट को हटा दो तो क्या आपको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा? अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखना होता तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके टेलीस्कोप काहे बनाते? मारे जाते, वो डांटे जाते वो गैलीलियो। सुनिए ध्यान से, अब हम अल्फा कैसे निकालें? हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस के पास आके बैठ जाएं, यही मेरी आंख हो, तो जो उस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्टिव पर एंगल बनाया है वही हमारी आंख बनाएगा। ये मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि भाई ऑब्जेक्टिव लेंस के आंख, इधर तो कोई लेंस लगा नहीं है, तो मैं अपनी आंख को यहीं रख देता हूं। मैं मान लेता हूं कि अगर ऑब्जेक्टिव की जगह हमारी आंख ऐसे रखी होती तो यही एंगल हमारे बनता, तो यही अल्फा माना जाएगा। समझ में बात नहीं आई? मतलब अल्फा क्यों माना गया? समझ में आ गया? तो अल्फा निकालने के लिए इधर तो कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा है, तो ये भी तो एंगल अल्फा होगा। तो अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे? आप tan अल्फा लगाएंगे और इसी ट्रायंगल का इस्तेमाल tan अल्फा हम करेंगे। अब हमारी मजबूरी है कि अगर ये ट्रायंगल बीटा के लिए हम लेते हैं ना, तो इसका हम हटाते कैसे? इसको ये हट नहीं सकता था ना, मजबूरी हमारी है। तो ये क्या आ जाएगा? A''B' अपान O2A', ठीक है। O2A', एक्चुअली में वो A' भी और FO भी हो, बात की बात है। तो अब M निकाल लो। सो M बराबर क्या हो जाएगा? M बराबर क्या हो जाएगा? बीटा बोले तो A''B' अपान, हाँ ये O1 होगा, अपान O2A'। अच्छा, ये लोग सोच रहे हैं कि O1 हो चाहे O2 हो, वाजपेयी जी लेकिन सही लिखी हुई हैं। बड़ों की गलतियां नहीं देखी जाती हैं। हो गया, इसको काटो पीटो तो क्या आएगा? O1A' अपान O2A'। अब देखो M बराबर O1A' क्या है? O1A' FO है, प्लस या माइनस? प्लस, तो प्लस FO है। और O2A' क्या है? UE है, प्लस या माइनस? माइनस का UE है, ठीक। इसको ही क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1 डाल दो, ठीक है। अब हम दो केस लेंगे। एक में हम इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन के कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि डी यहाँ नहीं आया है ना, और एक में हम इन्फिनिटी की बात करेंगे। नोट करिए। अब देखो, पहला केस हम ले रहे हैं कि जब फाइनल इमेज कहाँ बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ये जो इमेज बनती है, एक तो इनलार्ज होती है, ये इनलार्ज होती है, ब्राइट होती है, लेकिन मजबूरी ये है कि बहुत देर तक इस इमेज को हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो अब बनाइए जरा फाइनल इमेज। इमेज बना कौन रहा है? आईपीस बना रही है ना, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी क्या लिखेंगे? माइनस UE। इमेज की दूरी क्या लिखेंगे? माइनस का D, इधर बन रही है ना,
और फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, एफ ई, वो तो पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा, बाई फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर ऑलरेडी माइनस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/f बोले तो एफ ई, 1/v माइनस डी माइनस 1/माइनस का यू ई, ये प्लस यू हो जाएगा ना, इसको इधर ले आओ। तो 1/u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/f प्लस 1/d। अब इस वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? पुटिंग दिस वैल्यू पुटिंग सही है इन इक्वेशन 1, ये पुटिंग वर्ड सही है, पुटिंग वर्ड इज रॉन्ग, सब्स्टिट्यूशन सही होता है। क्यों गलत क्या है? पुटिंग का मतलब होता है ये वैल्यू उठाओ यहाँ से ऐसे और यहाँ से गायब हो जाइए, ठीक है। ये चीज़ जैसे कोई चीज़ उठाई और ये हटा दी, यहाँ से गायब हो गई। अब पुटिंग में यहाँ रखी रहेगी ना, इसलिए पुटिंग नहीं होता है कि मैथ में चलता है सब। रखो उठा करके देखिए, तो m बराबर क्या होगा, माइनस एफ ओ है, ये 1/u लिखा है, 1/u की वैल्यू ये लिखी है ना, तो क्या हो जाएगी 1/fe प्लस 1/d, ठीक है। नोट करिए इसको। अब जरा देखिए, फोकस बहनी ये अंदर है कि यहाँ आओ थोड़ा बतलाई, कहाँ वहाँ बैठी हो, तो इसको बाहर निकाल लेगा, इसको बाहर निकाल लो। तो क्या आएगा, माइनस FO/FE इन ब्रैकेट 1 प्लस डी अपान, नहीं सॉरी क्या लिख रहा हूँ, FE/d, ये तो आएगा ना। तो ये आपका फार्मूला बनेगा जाकर के, इसको कैमरे में आ नहीं रहा है इसलिए इसको लाया जाए, तो नोट करिए इसको, ये यहाँ पर रख दिया उठा करके, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होगा, अच्छा एक मिनट, डायग्राम अभी याद है ना जो बना हुआ था। इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO प्लस UE, ये होगा ना भाई। इधर से देखिए, इधर से जो आपका ये वाला लेंस था उसने इमेज कहाँ बनाई थी, FO पे, और यहाँ से दूरी UE थी, इसकी जो आपकी नेत्रिका थी आईपीस सी, तो FO प्लस UE हो जाएगा ना, ठीक है। सेकेंड केस क्या है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, सीन बाई रिलैक्स्ड आइज। ज़्यादातर रिलैक्स्ड आइज वर्ड यूज होके आता है। रिलैक्स आइज का मतलब होता है कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो हमारा जो आई लेंस होता है वो उसको रिफ्रैक्ट करके रेटिना पे फोकस कर देता है, तो ज़्यादा हमारी मसल्स को फोकल लेंथ को चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है, इसलिए रिलैक्स वर्ड यूज़ किया गया। अच्छा बताइए, फाइनल इमेज बनाता कौन है, आई पीस। आई पीस पर कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाए कि इमेज इन्फिनिटी बने, तो आप जानते हैं फोकस पे, यानी कि यूई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ई के इक्वल रख दो। सो एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर होगा माइनस FO/FE, ठीक है। इस केस में टेलीस्कोप की लेंथ क्या होगी, इन दिस केस लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगी, दैट इज FO प्लस FE। तो ये आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या गैलीलियन टेलीस्कोप भी कहते हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप भी कहते हैं। ये गैलीलियो साहब ने बनाया था, ठीक है, तो नोट करिए इसको। देखिए जैसे कि न्यूटन की आदत थी हर उसमें अपना नियम बताना, तो उन्होंने कहा जो गैलीलियो साहब ने टेलीस्कोप बनाया है, अब इनको तो मालूम नहीं था कि किस स्थिति में बनाया उन्होंने बेचारे ने, उसमें एक दिक्कत है, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, और बड़ा लेंस कॉस्टली होता है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जब लेंस बड़ा होगा तो लेंस में दो डीमेरिट्स होती हैं, एक क्रोमेटिकल एब्रेशन होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन, एक स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है, वो हम डीमेरिट्स बाद में बात करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा है कि ये काम से बचने के लिए आप ऐसा करो, लेंस की बजाय आप जो है मिरर बना दो। तो इन्होंने क्या किया, एक रिफ्लेक्टिंग मिरर बनाया, एक कानकेव है ना, कानकेव मिरर बनाया। तो मिरर के दो चीज़ें हैं, एक तो मिरर को आप चाहो तो टुकड़े बना लो,
भाई ये मिरर है, ऐसे टूटा हुआ है कई टुकड़ों में, ऐसे ऐसे जोड़ दिया उठा करके आपने और पीछे से पॉलिश कर दी उठा करके, काम खत्म। ठीक है। और दूसरी बात, बड़े साइज़ का बनाया जा सकता है। ये जो उसमें कमियां हो, इसमें कमियां भी नहीं आएंगी। उसमें क्या है अभी हम बात करेंगे। उसको उन्होंने एक पाइप में ऐसे फिट कर दिया, ऐसे पाइप में, ठीक है, मिरर फिट कर दिया। अब जिधर से आपको लाइट ना लेनी है जिसकी इमेज, इसको उसी तरफ घुमा दो। ठीक, हमने मान लिया ये इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रही है, उसकी तरफ घुमा हुआ है, तो इन्फिनिटी से लाइट कैसी आएंगी, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इन्फिनिटी से लाइट कैसी आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, नहीं आएंगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये सभी लाइट कहाँ पे फोकस होंगी, फोकस पे आके मिलेंगी, यही होता है ना नियम। तो हम समझ गए यहाँ पे लाइट आके मिल रही है, तो उसकी इमेज यहीं बन रही होगी। तो हमने अपना लेंस यहाँ रख दिया उठा करके, तो अपना लेंस यहाँ रख दोगे, लाइट आ पाएगी वहाँ से। भाई अगर उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप यहाँ लेंस रख दोगे आप, तो क्या लाइट पीछे से आ पाएगी, नहीं आ पाएगी ना। नहीं यार, लेंस इतना छोटा थोड़ी होगा, ठीक ठाक होगा ना। और मेन जहाँ पे इमेज बनी वहीं आपको रखना पड़ेगा ना, तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ये लाइट जब इधर आ रही है ना, तो यहाँ पर एक लगा दो मिरर, ऐसे ये लगा दो मिरर, कौन सा, प्लेन मिरर। तो ये लाइट यहाँ टकराए और टकरा करके ये मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाए, ये रिफ्लेक्ट हो जाए यहाँ पर आकर के, ठीक है। और ये मिरर से टकरा के यहाँ से बिना टकराए वापस आ रही है। तो ये बढ़िया डायग्राम बन ही रहा है, बुक में देख लेना। तो ये यहाँ पर कहीं इमेज इसकी आके बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसका डायग्राम किताब से देखिए, जैसा बना वैसा बनाए दे रहे हैं। मैं ऐसे तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो गंदा क्या बताएं, लगता है कभी कभी हम तपस्या करने चले जाएं, जो भगवान कहें क्या मांगना है, अबे चित्र तो सही से सही बना सिखा दो, जाओ एवं मस्त फिर भी नहीं बना पा रहे हैं, बोले तुम गधा हो, हैं अब, हैं चित्रों नहीं बना पा रहे हो, सीधी लाइन नहीं खींच पा रहे हो। देखो ये आपका मिरर है, और यहाँ पर एक फोकस पर आकर के एक हमने सिंपल मिरर रख दिया है, प्लेन मिरर। छोटे से काम चल जाएगा, क्योंकि सब लाइट को इसी के पास आना है ना भाई। जब सब लाइट एक ही जगह कन्वर्ज हो रही है तो छोटा मिरर रख दो, तो जितनी लाइटें यहाँ पर आकर के मिरर पे आकर के मिल रही हैं, ये लाइटें सभी आके मिरर पे मिलेंगी, मिरर इनको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये मिरर की एक्सिस है, ये मिरर की एक्सिस है, और यहां पर आके कहीं पर लाइट, यहां पर इसकी इमेज कहीं आकर के ऐसे, ये जब रिफ्लेक्ट होगी यहां पर आके कहीं इमेज ऐसी बनेगी आकर के, ठीक है। अब यहां पर हम अपना क्या लेंस रख देंगे जिसको देखना होगा, ठीक है। तो ये लेंस क्या करेगा, इसकी इनलार्ज इमेज यहाँ कहीं बना देगा। अब इमेज अपने आप बनाओ जा करके, ठीक है, यहाँ कहीं लार्ज इमेज इसकी जा करके ये बना देगा। समझ में आई, बात नहीं आ गई। बुक से डायग्राम बना लीजिएगा, बुक में तो सीधी बनाया है, हमने टेढ़ी बना दी है। नहीं, बुक में इधर इमेज बनी है ऐसे, चूँकि हम अब रिफ्लेक्शन बुक में ऐसे बनी हुई है, थोड़ा टेढ़ा करके रख दो, ये एक्सिस है, यहाँ कहीं इमेज बनी हुई है, ऐसे रिफ्लेक्ट करके मिलाया है इन्होंने। बुक वाला ही बनाओ, हमें मेन मकसद है जो वो बता दिया, ये रिफ्लेक्टिंग होता है। यहाँ पर अपना हमने आई पीस रख दी, और इसका फाइनल इमेज यहाँ कहीं इनलार्ज होके बन जाएगा, ठीक। एक लाइट रे ऐसे जाएगी जो इसके फोकस से गुजरेगी, एक यहाँ से गुजरेगी, इसको पीछे बढ़ाने पर लगेगा यहाँ से निकल रही है ना। तो यहाँ इसकी इनलार्ज इमेज मिल जाएगी। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, ठीक है। डायग्राम समझ में आ ही गया होगा कैसे बन रहा है, एग्जैक्ट बुक से बनाओ, समझ में आ गया क्या होता है। तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, और इसके मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है -FO/FE। FO बोले तो इसका फोकस, ऑब्जेक्टिव है ना ये, और FE बोले तो आई पीस का फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है। अब क्यों बनाया न्यूटन ने, एक तो इसलिए बनाया कि भाई साहब तुमने बनाया तो हम थोड़ा चेंज बनाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा लेंस बनाना दिक्कत है। क्यों, लेंस में एक दिक्कत, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा बनाना होगा। कभी आपने देखा होगा जो डिश वगैरह का सप्लाई करते हैं, डिश का कनेक्शन रखते हैं, बड़ी बड़ी छतरी बनानी पड़ती हैं, बहुत बड़ी छतरी उनकी छत पे लगी होंगी, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इकट्ठी करनी पड़ती हैं, वैसे बहुत सारी लाइट भी इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो बड़ा सा लेंस बनाना पड़ेगा। अभी तक का तो सबसे बड़ा लेंस टेलीस्कोप अमेरिका में है, उसमें 10 मीटर उसका डायमीटर है, 10 मीटर डायमीटर का है वो। इससे बड़ा लेंस फिलहाल टेलीस्कोप नहीं बना हुआ है,
ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि एक जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप गैलीलियो का था, उसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसमें उसके बड़े साइज की वजह से एक तो क्रोमेटिक एब्रेशन उसमें होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन। हमने एक दिन बताया था आपको इसके बारे में। क्या होता है, होता क्या है, लेंस बड़े साइज का है, बहुत दूर से लाइट आके गिरती है, तो जब लाइट गिरती है तो लेंस के अंदर से गुजरना पड़ता है, और लेंस के ऑब्जेक्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। तो पता था पहले कोई लाइट झुक जाएगी, कोई दूर जाके झुकेगी। दूर कौन झुकेगी, रेड वाली, तो रेड वाली इमेज यहाँ बना देगी और वायलेट वाली इमेज यहाँ बना देगी, और बीच में पीली नीली सब बनाएंगी जा करके, तो इमेज ब्लर बन जाएगी। तो एक तो ये कमी होती है बिकॉज ऑफ द कलर का जो कंसेप्ट है, इसकी वजह से होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, इसलिए हमको एग्जैक्ट उसकी इमेज ऐसा नहीं बनती है, थोड़ा सा ब्लर टाइप बनती है, और इसमें ऐसा कुछ कमी होती नहीं है। दूसरी कमी देखिए, एक होता है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेशन देखो ध्यान से। एब्रेशन का मतलब होता है दोष, वर्ण विपतन, और उसको कहते हैं, कोई विपतन होता है पता नहीं कौन सा होता है, गोली विपतन, इसको कहते हैं हिंदी में वर्ण विपथन। वर्ण माने कलर, विपथन, इसको कहते हैं गोलीय विपथन। गोलीय विपथन हिंदी में आप लोग आप अंग्रेजी देख लो, हिंदी तो गड़बड़ करेगा। होता क्या है कि चूंकि कॉन्वेक्स लेंस जो बनता है ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो ज़रा समझिएगा, कुछ लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर गिरती हैं और कुछ नज़दीक गिरती हैं। हमने एक यही बताया है आपको, एग्जाम्पल भी दिया था। जो दूर गिरती हैं उनको मार्जिनल रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिनल रेज, और जो नज़दीक जाती हैं उनको हम पैराक्सियल कहते हैं, पैराक्सियल कहते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब आपकी मम्मी है, और एक भैया मार्जिनल है, दूर रहते हैं अमेरिका में, और एक यहीं मोहल्ले में कहीं रहते हैं, दूर दूसरे घर में रहते हैं, और दोनों आकर के मम्मी के पास मिलने आए। मम्मी किसको अपने नज़दीक पसंद करेंगी, मार्जिनल को। ठीक है, तो मार्जिनल पहले मिल जाती है आकर के, और पैराक्सियल दूर मिलती है जाकर के। ठीक है, ये कमी हो जाती है बिकॉज ऑफ द साइज। तो इस कमी की वजह से हमको इमेज सही नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए उन्होंने कहा कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बजाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम करेंगे। समझ में आ गई बात। डायग्राम थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, इसके पहले वाला डायग्राम बनाना हमको नहीं आता तो नहीं आता, तो कैसी कही, ठीक ही कही होगी, चलो ठीक।